14 मार्च 2019 शाम के 6 बजे थे कि भारत के राष्ट्रपति के पास एक याचिका पत्र पहुंचा। किसी 12 साल के लड़के ने उसे कड़ी मशक्कत के बाद उन तक पहुंचाया था। राष्ट्रपति ने लेटर खोला और उसमें लिखे हुए लफ्जों को पढ़ने लगे। नमस्ते सर, मेरा नाम इब्राहिम है और मेरा ये खत रजिया और अनीस मोहम्मद के मृत्यु क्षमा याचना के बारे में है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही उनकी रिव्यू पिटीशन को खारिज कर दिया है और आप भी उनकी मर्सी पिटीशन को ठुकरा चुके हैं। मगर मेरे मन में एक सवाल है जिसके लिए मैंने आपको यह खत लिखा है। मेरी अम्मी अब्बू ने बताया है कि फांसी निश्चित है। 12 साल का मैं इब्राहिम कानून के बारे में तो कुछ नहीं जानता, मगर क्या इस देश का कानून मुझसे मेरी अम्मी और अब्बू छीन लेगा? नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त रजा मुराद और आपके बीच हाजिर हूं द रियल क्राइम स्टोरीज विद रजा मुराद के साथ एक ऐसी घटना को लेकर जो मोहब्बत के पागलपन और उसके अंजाम को दर्शाती है। इब्राहिम के इस खत से यह सवाल उठता है कि कौन थे रजिया और अनीस। उन्होंने ऐसा कौन सा गुनाह, ऐसा कौन सा जुर्म किया था जो उन्हें फांसी तक ले गया? तो जनाब, बात है 24 मई 2007 की, जब इब्राहिम इस दुनिया में आया भी नहीं था। उस रात 2:30 बजे के करीब मेरठ की बरकत की धानी में हाहाकार मच गया जब पता चला कि सरकारी कॉलेज के प्रोफेसर शौकत अली और उनके परिवार के सभी लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। पुलिस जब मौका वारदात पर पहुंची तो मालूम हुआ कि परिवार में सिर्फ उनकी बेटी बच पाई है, क्योंकि वो ऊपर के शामियाने में सो रही थी। जब पुलिस ने बेटी से बात की तो पता चला कि रात के 9 बजे के करीब सब खाना खाकर सोने चले गए थे। करीब 11 बजे प्रोफेसर साहब की बेटी को गर्मी लगने लगी तो वो अपनी चादर और तकिया लेकर छत पर चली गई, मगर रात के 1 बजे उसकी नींद खुली और उसने कुछ लोगों की आवाजें सुनी। तो उसने छत से झांक कर देखा कि 4-5 लोग हाथ में हथियार लिए उसके घर से भाग रहे हैं। वो बाकियों को तो नहीं पहचान पाई थी, मगर उसने अपने चाचा मुश्ताक को देख लिया था। उनके जाने के बाद वो दौड़ते हुए नीचे आई और जब नीचे का मंजर उसने देखा तो उसकी चीख निकल गई। माँ बाप बिस्तर पर पड़े थे और उनका गला किसी हथियार से रेत दिया गया था। वो घबराकर अपने भाई के कमरे में पहुंची तो उसने देखा कि उसके भाई के साथ उसकी बीवी और उसके 5 साल के बच्चे का भी वही हश्र हुआ है। चारों तरफ खून ही खून देखकर वो ऐसे चिल्लाई कि पूरा मोहल्ला उठकर वहां पहुंच गया। पर ऐसी क्या दुश्मनी थी चाचा मुश्ताक की जो उसने पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया? दरअसल उसके चाचा मुश्ताक खेती बाड़ी करके अपना गुजारा करते थे और वो प्रोफेसर साहब की तरक्की से जलते थे। पर क्या महज तरक्की की जलन इस हत्याकांड का कारण बनी? सुबह की पहली किरण के साथ पुलिस भी मुश्ताक के घर जा धमकी। मुश्ताक के साथ साथ उसके 3 बेटों को भी गिरफ्त में ले लिया गया, मगर जब पूछताछ शुरू हुई तो मुश्ताक एकदम चौंक गया। उसे तो इस घटना का जरा भी इल्म नहीं था। उससे ये कहा कि यह बात सच है कि उसका अपने भाई से कोई वास्ता नहीं था, क्योंकि जायदाद के हिस्से होने के बाद प्रोफेसर शौकत अली ने ही उससे बोलचाल कम कर दी थी। इसका मतलब ये तो नहीं था कि वो सभी को मौत के घाट उतारते। पुलिस की 3rd डिग्री के बावजूद भी मुश्ताक और उसके बेटे यही कहते रहे कि पिछली रात वो सब अपने घर पर थे और वो ये नहीं जानते थे कि प्रोफेसर की बेटी ने उन्हें वहां कैसे देखा। इस बीच जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो मालूम हुआ कि मारे गए सभी लोगों को पहले बेहोशी की दवा दी गई और उसके बाद उनका गला रेता गया। मगर हत्यारा बेहोशी की दवा क्यों देगा? शायद इसलिए कि ज्यादा शोर शराबा ना हो और हत्या को शांतिपूर्ण तरीके से अंजाम दिया जा सके। उधर मुश्ताक और उसके बच्चों के मोबाइल टावर लोकेशन से पता चला कि वो सभी उस रात अपने ही घर पर थे। अगर ऐसा था तो फिर प्रोफेसर की बेटी ने किसे देखा था? और अगर वो मुश्ताक नहीं था तो फिर वो कौन था? पड़ोसियों से पूछताछ में मालूम हुआ कि प्रोफेसर साहब की कभी किसी से अनबन नहीं हुई। अगर ऐसा था तो फिर उनके परिवार की हत्या के पीछे क्या वजह रही होगी?
वैसे प्रोफेसर साहब के परिवार में उनके सिवा कुल 5 लोग थे। उनकी बीवी ज़ेबुन्निसा, बेटा फारूक, उसकी बीवी राशिदा, उनका बच्चा अरबाज और अंत में आती थी प्रोफेसर साहब की सबसे लाडली बेटी रजिया, जो कि इस हत्याकांड में अकेली बची थी। इस केस की इंस्पेक्टर को न जाने क्यों रजिया के बयान पे शक था, इसलिए उसने रजिया के कॉल डेटा रिकॉर्ड्स निकाले और ऐसी चौंकाने वाली बात सामने आई कि उनकी पूरी तहकीकात हिल गई। मालूम हुआ कि रजिया किसी से फोन पर लंबी बात करती थी और उस हत्याकांड वाले दिन भी वो सुबह से रात तक उसी नंबर से बात करती रही। कौन था वो शख्स? मालूम हुआ कि वहां से 3 किलोमीटर दूर सचन की धानी में रहता था वो शख्स जिसका नाम था अनीस मोहम्मद। पता हाथ लगते ही पुलिस अनीस के घर जा धमकी और अनीस से पूछताछ शुरू हुई। अनीस ने बताया कि वो प्रोफेसर साहब से होलसेल में सब्जियां खरीदता था और इसी लेन देन की वजह से रजिया से उसकी बात होती थी, मगर महज बातचीत के अलावा रजिया से उसका कोई वास्ता नहीं था। पुलिस को अनीस के बयान और उसकी कॉल रिकॉर्ड्स में अंतर दिखा तो उन्होंने अनीस के घर की तलाशी ली और वहां उन्हें एक अहम सुराग मिला और वो था डॉक्टर अहमद अंसारी की पर्ची, जिसमें डॉक्टर साहब ने डायज़ापैम की दवा लिखी थी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि डायज़ापैम को उमूमन बेचैनी और मिर्गी के दौरे जैसी बीमारियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मगर इससे कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, जिनमें से एक है बेहोशी या भारी नींद का आना। जब अनीस से इस दवा के बारे में पूछा गया तो उसका जवाब तैयार था। उसने बताया कि बिजनेस में लगातार घाटे होने की वजह से वो रात भर सो नहीं पाता था, इसलिए डॉक्टर अंसारी ने उसे ये दवा दी। जब उससे ये दवा मांगी गई तो वो घंटों घर में उस दवा को खोजता रहा, पर उसे दवा नहीं मिली। इसी बीच पुलिस को फॉरेंसिक रिपोर्ट मिल गई। पंचनामे के वक्त जिन कटोरियों में सबने खीर खाई थी उसमें बेंजोडाइजेपिन की मात्रा पाई गई और बेंजोडाइजेपिन डायज़ापिन में पाया जाता है, वही दवा जिसे डॉक्टर अंसारी ने लिखा था। हैरान करने वाली बात यह थी कि उन 6 में से एक ऐसी कटोरी थी जिसमें बेंजोडाइजेपिन नहीं मिला। क्या वो कटोरी रजिया की ही थी? धीरे धीरे यह साफ होता गया कि यह काम किसी घर के आदमी का ही है। रजिया के अलावा उस घर में सिर्फ एक नौकर रहता था, जो हत्या से 2 दिन पहले ही अपने घर जा चुका था। पोस्टमार्टम में यह बात भी सामने आ चुकी थी कि बेहोशी की दवा के बाद किसी धारदार हथियार से सबका गला रेता गया था। गौरतलब बात यह है कि अब रजिया और अनीस दोनों पर ही शक का कांटा अटक चुका था, इसलिए उन दोनों से तफसील से पूछताछ की गई। अनीस और रजिया दोनों ने ही बात को छुपाने की कोशिश की। इसी दौरान रजिया को चक्कर आने लगे और उल्टी करते हुए वो बेहोश हो गई। उसे पास के हेल्थ सेंटर में ले जाया गया और डॉक्टर ने उसका सोनोग्राफी टेस्ट किया। रिपोर्ट आई तो जनाब चोर की दाढ़ी का तिनका पकड़ा गया। रजिया के पेट में 2 महीने का बच्चा पल रहा था। रजिया तो कुंवारी थी, फिर ये बच्चा किसका था? जब रजिया से लगातार सवाल किए गए तो आखिरकार उसने सच्चाई उगल दी। रजिया हमेशा से एक मेधावी छात्र थी। उसने मैथ्स में एमएससी की और फिर पीएचडी भी की। उसके बाद कुछ वक्त उसने इंटर कॉलेज में पढ़ाकर गुजारा, मगर फिर 2006 के बाद उसने सिविल सर्विसेज की तैयारी पर ध्यान दिया। उसी बीच उसकी मुलाकात अनीस से हुई, जो कि दिखने में तो बहुत अच्छा था, मगर था सिर्फ 10वीं पास। सब्जियों के लेन देन से उनकी बात शुरू हुई और धीरे धीरे बिजनेस की बातें निजी बातों में बदलने लगी। दोनों में प्यार हो गया और इसी प्यार के चलते हुए उन्होंने सारी सीमाएं लांघ दी, जिसका नतीजा ये हुआ कि रजिया प्रेग्नेंट हो गई। इस बात से उन दोनों के होश उड़ गए। भाग जाने का ख्याल भी उनके जहन में आया, मगर रजिया को डर था कि अगर उसके परिवार वालों ने उसे पकड़ लिया तो वो उसे जान से मार देंगे। इसलिए उसने अपनी जान बचाने के बजाय अपने सारे परिवार की
जान ले ली। बस फिर क्या था, तदबीर सोची गई और उसके मुताबिक रजिया ने रात में खीर बनाई, क्योंकि उसके भाई और उसके 5 साल के बेटे अरबाज को खीर बेहद पसंद थी। अनीस ने एक दिन पहले ही उसे डायज़ेपिन खरीद कर दे दी थी। इस तरह रजिया ने अपनी खीर छोड़कर बाकी सभी की खीर में डायज़ेपिन मिलाया और खीर उन सब के आगे परोस दी। प्लान के मुताबिक जब सभी बेहोश हो गए तब रजिया ने अनीस को फोन लगाया। अनीस वहीं कहीं खेतों में कुल्हाड़ी लिए बैठा था। उसने आते ही सबकी गर्दन पर वो धारदार कुल्हाड़ी फिराई और इस तरह इस बर्बर घटना को अंजाम दिया गया। इस कत्लेआम के बाद उन दोनों ने खून से लथपथ अपने कपड़ों को एक बैग में डाला और उस बैग के साथ अनीस वो कुल्हाड़ी लिए वहां से चला गया। उसके जाते ही रजिया ने चीखना शुरू किया और इस तरह गांव वाले दौड़ते हुए मौके वारदात पर पहुंचे। रजिया के बयान के बाद अनीस ने भी अपने घुटने टेक दिए। पुलिस के आदेश पर वो उन्हें उस तालाब तक लेकर गया जहां उसने उस कुल्हाड़ी को डुबोया था। साथ ही साथ उस जगह की भी खुदाई हुई जहां उसने अपने कपड़े वाले बैग को दफनाया था। आखिरकार कुल्हाड़ी और बैग दोनों सही सलामत बरामद कर लिए गए और इस तरह रजिया और अनीस को प्रोफेसर शौकत अली, ज़ेबुन्निसा, फारूक, रशीदा और उनके बच्चे अरबाज की हत्या के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट में चार्जशीट दायर की गई और चाचा मुश्ताक और उनके बेटों को बाइज्जत बरी कर दिया गया। जनाब, यह गुनाह तो माफी के लायक नहीं था। शायद उन्होंने अगर अपने परिवार को समझाया होता, उसे बात की होती, तो इस कहानी का यह अंजाम नहीं होता। बहरहाल उधर अदालत की कार्रवाई चल रही थी कि रजिया ने जेल में ही एक बच्चे को जन्म दिया और जिसको नाम दिया गया इब्राहिम। गौरतलब बात यह है कि ये वही इब्राहिम था जिसने 12 साल की उम्र में ही राष्ट्रपति को याचना पत्र लिख डाला था। उसके खत से मानो पूरा केस राष्ट्रपति की आंखों के सामने खुल चुका था। इब्राहिम ने आगे लिखा था, सर, मैं अपनी मां के साथ ही जेल में रहने लगा, मगर 7 साल बाद एक दिन जेलर साहब आए और मुझसे बोले कि अब मैं अपनी अम्मी के साथ नहीं रह सकता। मुझे अनाथ आश्रम भेज दिया गया और फिर मेरठ के डॉक्टर कयूम ने मुझे गोद ले लिया। कल 15 मार्च 2019 है, यानी मेरी अम्मी अब्बू के विदाई का दिन। मैं जानता हूं कि सुबह 5 बजते ही उन्हें नहला धुलाकर नाश्ता दिया जाएगा, फिर उनसे उनकी आखिरी मुराद पूछी जाएगी। अम्मी अब्बू ने कहा था कि वो अपनी आखिरी मुराद में कुरान शरीफ मांगेंगे, लेकिन मुझसे मेरी आखिरी मुराद कोई क्यों नहीं पूछता। उनके जाने के बाद मेरे जीवन का मकसद ही खत्म हो जाएगा। राष्ट्रपति इस खत को पढ़ते ही सोच में पड़ गए और उधर फांसी की सभी तैयारियां हो चुकी थी। सुबह के 4 बजे रजिया और अनीस को जगाया गया। उस केस के वकील और 2 डॉक्टर 4 बजे से उनके इंतजार में खड़े थे और उधर इब्राहिम जेल के बाहर खड़ा किसी चमत्कार की उम्मीद कर रहा था। रजिया और अनीस कुरान पढ़कर आगे बढ़े तो डॉक्टर्स ने उनकी सेहत को जांचा और फिर फांसी के दस्तावेज पर मोहर लगा दी। दोनों आगे बढ़े तो देखा कि जल्लाद उनके इंतजार में खड़ा है। दोनों को आधे घंटे के अंतराल में फांसी होनी थी। पहले रजिया को फांसी के तख्त पर चढ़ाया गया और जैसे ही जल्लाद ने उसके चेहरे पर नकाब डाला, तभी एक सिपाही दौड़ता हुआ जेलर के पास पहुंचा। उसने गृह मंत्रालय से आया एक खत जेलर को दिया और जिसे पढ़ते ही जेलर भौंचक्का रह गया। माननीय राष्ट्रपति ने इब्राहिम की याचिका स्वीकार कर ली थी, यानी रजिया और अनीस की फांसी को उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया। यानी 12 साल के बच्चे ने अपने अम्मी अब्बू को बचा लिया। जहां रजिया और अनीस की मोहब्बत ने 5 लोगों की जान ली, वहीं इब्राहिम के प्यार ने उनकी जान बचाई। उस 12 साल के लड़के ने अपने अम्मी अब्बू को एक सीख दी और वो ये है कि प्यार जिंदगी लेने का नाम नहीं, जिंदगी देने का नाम है। आज की कड़ी में बस इतना ही। मैं आपका दोस्त रदा मुराद अगले हफ्ते एक बार फिर
आपके सामने हाजिर होऊंगा एक सच्ची घटना के साथ। तब तक आप सावधान रहें, अपना ख्याल रखें, अपना भी और अपनों का भी। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, द क्राइम नेवर पेज।